हाँ तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो लास्ट वीडियो हमने किया था। वहाँ हम किस तरीके से किसी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं वो बताया था हमने आपको। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जैसे हमने उसमें 2 एग्जांपल्स बताए थे आपको, जिंक इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड और हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मानकर, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने आपको बताया था 0 वोल्ट होता है, तो उसे स्टैंडर्ड मानकर बाकी एलिमेंट्स का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते थे। तो जब हम उन सारी मेटल्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं और उन्हें एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं तो हमें एक सीरीज मिलती है, जिस सीरीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ECS भी बोलते हैं शॉर्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये आपने 9th 10th रिएक्टिविटी सीरीज के नाम से भी पढ़ी थी, लेकिन वो बहुत थोड़ा मैटर था। यहाँ पे आप पूरा इससे डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ECS, ये एलिमेंट्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते थे, हमने बताया था 2 टाइप का होता था आपका, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो हम किसी एक चीज को लेकर, हम यहाँ रिडक्शन वैल्यू को लेकर चलते हैं, और जब हम बहुत सारे एलिमेंट्स के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं तो एक सीरीज बनती है, जिस सीरीज को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स को जब हम अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के, तो ये सीरीज बनती है। यहां पे आगे यहां जगह नहीं है तो आगे ये यहां से यहां तक है, यहां तक होती है ये, तो इसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। अब देखिए इस सीरीज में क्या होता है। इस सीरीज में हमने लिया है एक रिएक्शन और एक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। देखिए जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं तो लिथियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Li का सबसे कम आता है -3.05। ये सब वैल्यूज वोल्ट में है हमारी, -3.05 वोल्ट सबसे कम वैल्यू है इसकी, तो इसे सबसे टॉप पे रखा जाता है। ठीक है, और ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्यों कहलाया, क्योंकि लिथियम का रिडक्शन हुआ, लिथियम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसका क्या होता है, रिडक्शन। हमने पढ़ा था रिडॉक्स रिएक्शन में। तो Li पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें चेंज हो जाता है, Li में। अच्छा, इसकी वैल्यूज को हम जो रिप्रेजेंट करेंगे वो इस तरीके से भी करते हैं, Li पॉजिटिव टू Li -3.05 वोल्ट। आपको इस तरीके से न्यूमेरिकल में वैल्यूज गिवन होती है। उससे ज्यादा पोटेंशियल पोटेशियम का आएगा -2.93 वोल्ट। ये वैल्यूज हमें याद करने की जरूरत नहीं है, इनमें से हमें केवल कुछ वैल्यूज पता होनी चाहिए। एक तो हाइड्रोजन, सबसे इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन की वैल्यू, जो हम पहले भी बता चुके हैं आपको, 0 वोल्ट होती है। एक टॉप वाले की आप याद कर लीजिए -3.05 वोल्ट, क्योंकि इससे कम वैल्यू कोई नहीं होगी। और एक आप बॉटम वाले की याद कर लीजिए +2.87 फ्लोरीन की, इससे ज्यादा वैल्यू किसी की नहीं होगी। सबकी वैल्यू इनके बीच में ही होती है हमारी। तो लिथियम से ज्यादा होगी पोटेशियम। पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन गेन करके के में चेंज हो जाता है पोटेशियम आयन हमारा, और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 2.93 वोल्ट है। और हमने बताया था कैसे लिखेंगे हम रिप्रेजेंट, अगर हमें करना है E0 K पॉजिटिव टू K -2.93 वोल्ट, इस तरीके से हमें वैल्यू गिवन होगी। तो इस तरीके से हम लिथियम, पोटेशियम, बेरियम 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन करके बेरियम में चेंज हो जाता है, कैल्शियम आयन कैल्शियम में चेंज हो जाता है, सोडियम आयन सोडियम में चेंज हो जाता है। तो धीरे धीरे यहाँ पे देखिए इनकी वैल्यू डिक्रीज होती है, सॉरी इंक्रीज होती है। ये नेगेटिव में, यहाँ पे नेगेटिव में तो डिक्रीज होंगी, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो -3.05, उससे ज्यादा होगी 2.93, फिर -2.90, -2.87, एल्यूमिनियम की -1.66, मैग्नीज की 1.88 वोल्ट, जिंक की 0.76 वोल्ट, इसके मैंने आपको निकाल के दिखाई थी। ठीक है, आयरन की -0.44 वोल्ट। फिर धीरे धीरे हम बढ़ते चले जाते हैं तो हाइड्रोजन की आ जाती है हमारी कितनी, 0.0 वोल्ट, जिसे स्टैंडर्ड मानकर हमने इनकी सबकी वैल्यू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हेल्प से निकाली। और वो कौन सा फॉर्मूला था हमारा जिससे हमने निकाली थी, E0 सेल इक्वल टू E कैथोड -E एनोड। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके E0 सेल कहां से आया था हमारा, जो हमारा रीडिंग आती थी वोल्टमीटर की। और इनमें से एक जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो हमारा हाइड्रोजन होगा। वो डिपेंड करता है हमारे सेल पर कि कौन सा हाइड्रोजन में, जो सा भी हाइड्रोजन होगा उसकी वैल्यू हमारी 0 वोल्ट होगी, दूसरे की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो जब निकालते हैं फिर ऑर्डर में रखते हैं, तो ये हमें सीरीज बनती है। तो ये हाइड्रोजन की। अब हाइड्रोजन के बाद आता है हमारा कॉपर। कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu में चेंज हो जाता है, और इसकी +0.34 वोल्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी वैल्यू, क्योंकि हाइड्रोजन की 0 थी।
ऊपर वालों की नेगेटिव में होती है, हाइड्रोजन से नीचे वालों की पॉजिटिव में। तो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएंगी। इसमें कुछ हमारी नॉन मेटल भी है, जैसे आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। एक चीज ध्यान देंगे, जितनी भी हमारी नॉन मेटल है, ठीक है, वो न्यूट्रल फॉर्म में लेफ्ट साइड में लिखी जाती है और राइट साइड में उनके आयंस लिखे जाते हैं, आई नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव। और जो हमारी मेटल्स होती हैं, बाकी सब मेटल है इसमें देखिए, Li हमारी लेफ्ट साइड में आयन की फॉर्म में, कैटायन की फॉर्म में, राइट साइड में न्यूट्रल फॉर्म में। पोटेशियम आयन यहाँ पोटेशियम है। तो हमारी नॉन मेटल लेफ्ट साइड में न्यूट्रल फॉर्म में, राइट साइड में एनायनिक फॉर्म में होती है, जबकि जो मेटल है हमारी वो लेफ्ट साइड में कैटायनिक फॉर्म में होंगी, जैसे मेटल होगी हमारी, ये सब मेटल है, ठीक है, और राइट साइड में वो न्यूट्रल फॉर्म में होती है। तो कुछ ये इसमें नॉन मेटल्स भी आते हैं। तो धीरे धीरे इंक्रीज करते चले जाते हैं वैल्यू। तो सबसे ज्यादा जो वैल्यू आती है हमारी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो किसका आता है? फ्लोरीन का आता है, प्लस 2.87 वोल्ट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आपको ये वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। इनमें से आपको हाइड्रोजन की तो पता होनी चाहिए 0 वोल्ट, एक दो आपको सबसे बाद वाली, सबसे पहले वाली पता होनी चाहिए। बाकी को आपको अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको वैल्यूज गिवन होंगी, ठीक है। लेकिन ये सीरीज आपके इसी ऑर्डर में याद होनी चाहिए, क्योंकि इस सीरीज पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इस सीरीज को याद करने की हजारों ट्रिक आपकी यूट्यूब पर और भी दी हुई है, तो आप वहां से देखकर उसे याद कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सबने अपने अपने फंडे बना रखे हैं, मैं भी बना रखा है, वो मैं बता दूंगा आप लोगों को बाद में। फिलहाल हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनती है बेटा। अब इस सीरीज की एप्लीकेशंस क्या क्या है? एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, फर्स्ट स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए इस सीरीज में, अब यहां देखिए आप ध्यान से, लिथियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन करके Li में चेंज हो जाता है, ठीक है। और यहां फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन गेन करके F नेगेटिव आयन में चेंज हो जाता है, जबकि हमें पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिथियम से तो बहुत ज्यादा होती है। लिथियम तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो यहां पे इस सीरीज में जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, ऊपर से नीचे यहां, ठीक है, तो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो प्रॉपर्टी है वो तो इंक्रीज होगी, और रिड्यूसिंग कैरेक्टर की प्रॉपर्टी हमारी डिक्रीज होगी। तो कहने का मतलब यह है कि ऊपर से नीचे चलने पर, टॉप टू बॉटम चलने पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंक्रीज होते हैं। मतलब फ्लोरीन मोर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, गोल्ड उससे कम है, क्लोरीन उससे कम है, ब्रोमीन उससे कम, सिल्वर उससे कम। जैसे जैसे हम इस सीरीज में टॉप टू बॉटम चलेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी? इंक्रीज। अच्छा, और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होगी हमारी? वो डिक्रीज होगी जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम चलते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा इंक्रीज होगा, रिड्यूसिंग एजेंट हमारा डिक्रीज होगा। क्योंकि फ्लोरीन, देखिए ध्यान से समझिए, जैसे फ्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, अब ये किसी से गेन करे? किसी ने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, उसी से तो गेन करे। जो इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और जो लेता है वो क्या हुआ? उसका क्या हुआ? रिडक्शन। तो इसका ऑक्सीडेशन किसने करा? उसका ऑक्सीडेशन फ्लोरीन ने किससे इलेक्ट्रॉन लिए तो उसका क्या किया? ऑक्सीडेशन। तो फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऊपर से नीचे चलने पर इंक्रीज होगी, और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऊपर से नीचे चलने पर डिक्रीज होती है। सेकंड है हमारा फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। कोई रिएक्शन, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, तो उसे फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू पॉजिटिव में आती है तो वो रिएक्शन फिजिबल होगी, मींस पॉसिबल होगी, वो हो सकती है। अगर नेगेटिव में आती है तो वो रिएक्शन इम्पॉसिबल होगी। जैसे एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है आपका, इन टेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है आपका आई थिंक सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है। देखिए इन टेक्सुअल क्वेश्चन नंबर 2 है, कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन ए जिंक पोट? कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन ए जिंक पोट? देखिए दो तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को हम जिंक के पोट में स्टोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो इसमें क्या है, देखिए दो तरीके से हो सकता है ये। एक हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एक एप्लीकेशन होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस सीरीज में ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें इस सीरीज में जो मेटल ऊपर होती है वो अपने से नीचे वाली मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकती है, क्योंकि
इस सीरीज में रिएक्टिविटी भी ऊपर से नीचे चलने पर डिक्रीज होती है। रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे चलने पर क्या होगी? डिक्रीज। मींस जो मेटल ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है, जो मेटल नीचे है वो उससे कम रिएक्टिव है। तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को जब हम जिंक में रखते हैं तो क्योंकि जिंक की जो पोजीशन है Zn ये रहा, वो कॉपर से क्या है, कॉपर हमारा ये रहा ऊपर होती है, तो जिंक और कॉपर में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? जिंक, Zn। तो जिंक कॉपर को उसकी डिस्प्लेस कर देता है, वहां से बन जाएगा, इसकी जगह Zn आ जाएगा, यहाँ पे कॉपर को हटा देगा, वहां से कॉपर को हटा देगा, खुद आ जाएगा उसकी जगह। तो वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन की बजाय किसका सॉल्यूशन बन जाएगा? जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा। हमें तो सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का चाहिए था, वो तो हमने जिंक के बर्तन में रखा था, लेकिन हमें पता चलता है जब हम उसे रखते हैं तो वो कॉपर सल्फेट की बजाय किसका सॉल्यूशन बन गया? जिंक सल्फेट का। वो तो हमें चाहिए नहीं, तो इसका मतलब हम उसे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को जिंक के पोर्ट में नहीं रख सकते। या फिर इसका दूसरा तरीका ये है, ये तो हो गया रिएक्टिविटी के बेस पर, या फिर इससे ई नोट से जब हम जिंक को कॉपर के बर्तन में रखते हैं तो हम देखते हैं कॉपर ये रहा हमारा नीचे और जिंक है हमारा ऊपर। जो ऊपर होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा और जो नीचे होगा उसका रिडक्शन होगा। ठीक है, मींस ये हमारा कैथोड हो जाएगा रिडक्शन वाला। हम ये ई नोट सेल ई आर माइनस ई एल भी लिखते थे, या ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन भी लिखते थे। तो जिसका रिडक्शन हुआ कॉपर का, उसकी वैल्यू में से कितनी वैल्यू है? 0.34 वोल्ट, माइनस जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उसकी वैल्यू कितनी है? -0.76। माइनस कर दीजिए तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा बेटा? ये प्लस हो जाएगा, कितना? 1.10 वोल्ट। किसमें वैल्यू? पॉजिटिव में। तो इसके बीच में रिएक्शन फिजिबल होगी, पॉसिबल होगी, तो इसलिए हम उसे स्टोर नहीं कर सकते जिंक के बर्तन में कॉपर सल्फेट को। ठीक है, तो इसी पॉइंट में हमारा आ जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला, कि जो मेटल ऊपर है वो नीचे वाली मेटल से ज्यादा रिएक्टिव होती है, उसे वो डिस्प्लेस कर देती है। एक इसका एप्लीकेशन होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। जो ये मेटल है जिनकी पोजीशन इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होती है, ये वाली सारी मेटल्स, अगर उन्हें किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाए तो वो हाइड्रोजन रिलीज करती है। जो हाइड्रोजन से नीचे है उन्हें अगर एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो वो हाइड्रोजन रिलीज नहीं करेंगे। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया Mg + 2HCl = MgCl2 + H2, ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं? तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, ये एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम हमने इसमें डाल दिया तो हाइड्रोजन को उसने डिस्प्लेस कर दिया। कब कर सकता है हाइड्रोजन को मैग्नीशियम डिस्प्लेस? जब Mg की पोजीशन हाइड्रोजन से ऊपर हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो Mg कहाँ है हमारी? ये रही। हाइड्रोजन कहाँ है? ये है। तो कौन ऊपर है? Mg, तो वो उसे डिस्प्लेस कर सकता है। सपोज आपको ऐसे दे देते Cu + H2SO4 = CuSO4 + H2, तो ये तो रिएक्शन पॉसिबल थी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। कॉपर सल्फेट को सल्फ्यूरिक एसिड में अगर हम कॉपर डालते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं कर सकता। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कॉपर की जो पोजीशन है वो हाइड्रोजन से क्या होती है? नीचे होती है। तो हाइड्रोजन को कॉपर उसके एसिड से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो ये इसके कुछ एप्लीकेशन है। तो अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हम पढ़ते हैं, जैसे कि हमारा, इसे बेटा मैं रफ करता हूं, चलिए इसे कर देता हूं। जैसे कि हमारा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वो भी हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर बेस्ड है। और इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन द ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट। हमें कुछ मेटल दिए गए हैं, क्वेश्चन 1 एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, Mg एंड Zn। और हमें बेटा क्या कहा इसमें कहा कि आप इन्हें अरेंज करिए जिसमें और उस ऑर्डर में कि एक दूसरे को डिस्प्लेस कर सकें। मींस वो ये कि इन्हें आप रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए, जो ऊपर होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा। तो अगर हम इनकी सीरीज बनाए इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से, तो इनमें एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक। देखिए बेटा कॉपर तो ये रहा हमारा, कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन। तो सबसे ऊपर कौन आया हमारा? Mg, ठीक है, Mg। फिर उससे कम कौन आया हमारा? Cu। फिर उससे कम नहीं, Mg से कम कौन आया? Al।
तो हमारा क्या ऑर्डर बनेगा इसमें, Mg देन Al देन Zn देन Fe एंड देन Cu। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का ऑर्डर बन जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए, इसमें ये दिया गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कुछ पोटेंशियल की वैल्यूज गिवन है इलेक्ट्रोड्स की। जैसे पोटेशियम की वैल्यू दे रखी है बेटा -2.93 वोल्ट, इसके बाद आपको सिल्वर की दे रखी है कितनी 0.80 वोल्ट, आपको Hg पॉजिटिव की दे रखी है 0.79 वोल्ट, आपको मैग्नीशियम Mg आयन की दे रखी है -2.37 वोल्ट, और आपको Cr की दे रखी है -0.74 वोल्ट। और क्या कहा है, अरेंज दीज मेटल इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, इन्हें रिड्यूसिंग पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर मिलेगी ना। हमने बताया अभी कि रिड्यूसिंग पावर ऊपर से नीचे चलने पर डिक्रीज होती है, मतलब इस सीरीज में जो ऊपर है वो मोर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इनमें सब में, और हमें कौन सा ऑर्डर लिखना है इसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे कम बताओ पहले रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, मतलब इनमें सबसे, इस सीरीज में इनमें सब में नीचे कौन होगा, इनमें सब में नीचे जो होगा जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, Ag की। तो Ag हमारा सबसे कम रिड्यूसिंग एजेंट होगा। उससे ज्यादा वैल्यू किसकी है हमारी, Ag के बाद आता है Hg, उसके बाद किसकी है, उसके बाद आएगी हमारी Cr, उसके बाद कौन आएगा आपका Mg, और लास्ट में कौन आएगा K। तो इनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का इंक्रीजिंग ऑर्डर ये हो जाता है। तो इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी के थे। जैसे मान लीजिए सपोज एक क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है आपका, व्हेन ए कॉपर स्ट्रिप, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन ए कॉपर स्ट्रिप इज प्लेस्ड इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू। जो सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, इसने कहा, मैं क्वेश्चन को बना रहा हूं यहां पे कि AgNO3 का सॉल्यूशन है हमारा, हमने इसमें कॉपर स्ट्रिप डाल दी, तो ये पहले कलरलेस था, लेकिन जैसे ही हमने कॉपर मिलाया ये सॉल्यूशन ब्लू कलर का हो जाता है। वाई? तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि AgNO3 के सॉल्यूशन में जब हम कॉपर डालते हैं तो कॉपर की पोजीशन और Ag की पोजीशन को जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में फाइंड करते हैं तो कॉपर की पोजीशन Ag से ऊपर होती है। कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होने की वजह से कॉपर सिल्वर को क्या कर देगा, उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है। जब डिस्प्लेस कर देगा Ag तो हो गया डिस्प्लेस, बाकी बन जाता है यहाँ कॉपर आ जाएगा, और कॉपर अपने नाइट्रेट के साथ क्या बनाता है, CuNO3 होल ट्वाइस। थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा रिएक्शन को, NO3 होल ट्वाइस आए तो इधर 2Ag लेने पड़ेंगे हमें, यहाँ 2 आ जाएगा। तो रिएक्शन तो बनी बेटा। ये हुआ क्या इसमें, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में जब हमने कॉपर मिलाया तो कॉपर को सिल्वर ने डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, और ये सॉल्यूशन बन गया कॉपर नाइट्रेट का। अब इसका ब्लू कलर से क्या रिलेशन है, देखिए ब्लू कलर से रिलेशन ये है कि कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 29 होता है। ये एक्सेप्शनल केस होता है, 11th में आपने पढ़ा। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 आता है यहाँ पे, और 3d10, ठीक है। यहाँ d ऑर्बिटल 5 ऑर्बिटल होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो हंस रूल के अकॉर्डिंग इस तरीके से फिल होंगे, ऑल आर पेयर्ड। अगर Cu2 पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ Cu यहाँ पे तो इस कंडीशन में है Cu, जब इसने अपना नाइट्रेट बना लिया तो Cu पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। 2 पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। कौन से 2 इलेक्ट्रॉन कम होंगे, एक पहले 4s1 वाला और एक 3d में से। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन बचता है बेटा लास्ट में 4s0 हो जाएगा और 3d9, और d9 में 5 ऑर्बिटल में अब 9 इलेक्ट्रॉन रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ तो सारे पेयर्ड थे, यहाँ एक क्या है अनपेयर्ड। और d ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं जब उनके d सबसेल में एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है, ये 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से वो कलर्ड प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन पहले कलरलेस था, जब कॉपर मिलाया उसमें कॉपर ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया, वो सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट की बजाय किसका बन गया, कॉपर नाइट्रेट का। और कॉपर नाइट्रेट में Cu2 पॉजिटिव आयन होने की वजह से उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है d सब सेल में, और उसकी वजह से वो कैसा हो जाता है,
कलर्ड हो जाता है, वो ब्लू कलर का हो जाता है। इसी तरीके से क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बहुत सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर आपकी सीरीज से बेस आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज ब्लू। अभी दूसरा क्वेश्चन है, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये ब्लू कलर का है। क्यों ब्लू कलर का है? अभी हमने आपको बताया क्योंकि इसमें Cu2 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, और Cu2 पॉजिटिव आयन में क्या होता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3d9 होगा ना, अभी बताया था आपको। तो इसे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर्ड होगा। अच्छा, ये कहा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज ब्लू ऑन प्लेसिंग ए जिंक स्ट्रिप इन इट सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस। अगर हम इसमें जिंक मिला देते हैं तो इसका ब्लू कलर डिसअपियर हो जाता है, ये कलरलेस हो जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ बेटा? क्योंकि कॉपर सल्फेट में जब हमने जिंक मिलाया तो Zn की जो पोजीशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो कॉपर से ऊपर, तो जिंक और कॉपर में कौन मोर रिएक्टिव मेटल है? जिंक। तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ये बन जाएगा ZnSO4 और कॉपर को देगा ये अलग कर। अब पहले कॉपर सल्फेट में जो कॉपर सल्फेट में जो कॉपर था वो किस फॉर्म में था? वो Cu2 पॉजिटिव आयन की फॉर्म में था। अब वो किस फॉर्म में आ गया? वो Cu की फॉर्म में आ गया। पहले उसमें क्या था कि d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड था, 9 था यहाँ पे d9, और अब उसमें d10 हो गया, सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? पेयर्ड। तो जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, जब अनपेयर्ड थे तो वो कलर था, जब पेयर्ड हो जाते हैं तो वो कलर लेस हो जाता है। तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा चलेगा आपका नर्स इक्वेशन।